नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल में 24 नवंबर को भड़के हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक एक कर दंगाइयों को पुलिस दबोच रही है। इस बीच मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस ने इस संबंध में अदालत में केस डायरी दाखिल कर दी है, जिसमें दोनों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत शामिल किए गए हैं। केस डायरी में सदर जफर अली का कबूलनामा है कि सपा सांसद का दबाव था कि वो भीड़ इकट्ठा कर सर्वे का विरोध करे। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद पर एक बार फिर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना की कोशिश की। ये लोग दिल्ली से यहां हवन के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि यहां जुम्मे की नमाज को लेकर पहले से ही पुलिस अलर्ट पर थी। इन सब के बीच जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जौहर ट्रस्ट से करीब 550 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। ये वसूली जौहर ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए जौहर विश्वविद्यालय में इन्वेस्ट की गई बेनामी रकम की वजह से होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। संभल हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शक के दायरे में तो पहले से थे जियाउर रहमान बर्क, लेकिन जिस तरीके से पुख्ता सबूत की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, अब सबूत तो और आएंगे। अभी तो जफर अली ने सबूत दिया है, कबूलनामा भी किया है। इसे अरेस्ट ही इसलिए किया गया था कि बताओ भाई, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड जो बता रहे हैं क्या क्या, कौन कौन तुम्हारे संपर्क में रहे हैं और इन लोगों के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या बातचीत हुई। क्योंकि कॉल रिकॉर्ड में कॉल डाटा जो थे, मैसेजिंग पर तो पता चल जाता है कि मैसेज में क्या क्या कहे गए, लेकिन कॉल डाटा में ये पता नहीं चला। रिकॉर्डिंग तो उस समय थी नहीं, तो किससे बात हुई ये जानकारी तो है, लेकिन क्या बात हुई वही जानकारी लेनी थी। तो इन लोगों ने जो बात कही, जब बात जियाउर रहमान बर्क की हुई तो बर्क ने ये बात कही कि यहां पर भीड़ इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करो। अभी बर्क इस बात को कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा कि हमने दंगा फैलाने की कोशिश की, लेकिन मुकदमा तो इस बात का चलेगा कि अगर जो इनिशिएटिव लेता है, जो भीड़ इकट्ठा करता है, उसको भीड़ कंट्रोल करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसलिए जफर अली ने जो बताया उसके आधार पर अभी जो बर्क से पूछताछ होगी। 8 अप्रैल को उसे भी आना है। संसद का सत्र खत्म हो चुका है, अब उसे मौका मिलेगा 3-4 दिन का कि अपने तैयारी कर ले, अपने सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। लेकिन कॉल के सबूत कैसे मिटाओगे? ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों की रही है कि पहले कुछ ऐसा काम करना है तो उससे पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करो, खाका तैयार करो, लोगों को इकट्ठा कर लो और उन लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दो। उसके बाद जब उसको अंजाम देना है उस समय गायब हो जाओ, जैसे बर्क भी गायब हो गया था और ये बचने का उपाय रहा है। दिल्ली दंगे में भी ऐसा ही देखा गया था। कई जो लोग थे, जो दंगे का मास्टरमाइंड, वो लोग क्या किया था कि उस समय दिल्ली में था नहीं, एक दरभंगा में है, एक मैंगलुरु में पड़ा हुआ है। वो तो व्हाट्सएप की चैटिंग से पता चली कि अब तक क्या हुआ उसका अपडेट ले रहा था। और जब गिरफ्तारी हुई तो जानकारी मिली कि पहले से ही इन लोगों ने सारी व्यवस्था तो कर रखी थी कि ऐसा होगा, जब ट्रंप के आने के का समय है तो उस समय हम लोग क्या क्या करेंगे। सड़क पर हम जब उतरेंगे तो देखो, अभी जो कुछ हिंदू संगठन हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके साथ कन्फ्रंटेशन होना ही है। तो पत्थर के लिए तैयार रहो, पिस्टन कट्टा लेकर तैयार रहो, गोलीबारी होगी तो आगे विवाद बढ़ेगा। और इंटरनेशनल मीडिया में जगह बनाने के लिए जरूरी है कि बड़े दंगे फसाद हों। उसी तरीके से बर्क की ये प्लानिंग थी कि देखो, ये जो शाही जामे मस्जिद है, इस मस्जिद का विवाद अभी कोर्ट के माध्यम से चल रहा है। एएसआई ने एक बार सर्वे कर लिया है, दूसरी बार भी सर्वे करेगा। तो जब तक ये मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा तब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी। हम याचिका भी दायर करेंगे तो रिजेक्ट कर देगी कि अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ। इसलिए इसको पहले हाईलाइट करो, और हाईलाइट करने के लिए जरूरी है दंगा फसाद होना। तो इसलिए पहले इसने व्यवस्था की और मस्जिद के ये जो सदर है उसको कहा कि तुम अपने तरफ से इनिशिएटिव लो। पैसा, फंडिंग इन लोगों की थी। और उसके बाद पूरे इलाके से, ये संभल के इर्द गिर्द के लोग नहीं थे, ये सारे जगह पर बोला गया कि तुम लोग यहां पर आओ, प्रदर्शन करना है, विरोध करना है। क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर ये एएसआई का सर्वे हो गया
और सर्वे की रिपोर्ट बाहर आ गई, कोर्ट में चला गया, तो ये मस्जिद चली जाएगी। क्योंकि इन लोगों को तो पता है, जानकारी तो है कि ये मस्जिद है जो जिस जगह पर बनी है वो जगह पहले मंदिर रहा करता था और उसका रिकॉर्ड भी है। उसके बाद ये जो इसका कैंपस है मस्जिद का, जहां कंस्ट्रक्शन है वो तो अलग बात है, ये पूरा जो बाउंड्री वॉल के अंदर की जगह है वो तो इसकी है ही नहीं। तो इसलिए जो जानकारी पहले से थी तो उसको बाहर उजागर होने नहीं देना है। उजागर नहीं होने देना है तो सर्वे को रुकवाना है, क्योंकि कोर्ट के तो आदेश है। तो सर्वे को रुकवाने के लिए इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की। अब भीड़ इकट्ठा की तो भीड़ को कंट्रोल करना चाहता था, प्रदर्शन करना चाहता था, या सच में बवाल पैदा करना चाहता था, इसी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो वर्क के ऊपर जो पहला आरोप कि आपने लोगों को बुलाने में भूमिका अदा की, आपने लोगों को बुलाने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा किया और जिम्मेदारी दूसरे को दी, आपने उसके लिए पैसे भी खर्च किए। अब ये आरोप तो लगभग सिद्ध हो चुका है। ये जो इन लोगों ने, कई और दूसरे लोग भी हैं जिससे पूछताछ हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, उन लोगों ने भी वर्क का नाम लिया है। और जो नेक्सस पता चला है यहां से लेकर दुबई तक, इसमें भी वर्क की भूमिका पता चली है। तो ये पहला आरोप तो लगभग तय है, इसमें इसको गिरफ्तारी होगी। दूसरा, अगर उसने बुलाया तो क्या उसने बुलाने के समय यह कहा था कि पुलिस के साथ झड़प होनी चाहिए या फिर रोकने की कोशिश की थी? अब ये वर्क बताएगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें आपने क्या क्या किया, और उसके बाद क्या ये अपडेट ले रहा था, जैसे दिल्ली दंगे की बात किए, कि क्या वहां पर रहते हुए ये एक्टिव था, संभल के मामले में जानकारी चाहता था। तो अगर उससे पूछताछ होगी तो उसे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा तो आरोप दूसरा जाएगा, यानी दंगा भड़काने की कोशिश। ये तो कोशिश का आरोप तो लग गया, और दंगा भड़काने में भूमिका कितनी है इसका आरोप भी तय होगा। मतलब अब जियाउर रहमान वर्क इस मामले में फंस चुका है। जैसे आजम खान फंसा वैसे ये फंसा हुआ है, और इसके ऊपर जितने चार्जेस लगे हैं अभी तक, क्योंकि चार्ज तो पहली बार एक ही लगता है, और एक के बाद जब अपराधी पकड़ में आता है तो उसके बाद उसके दूसरी कुंडलियां खुलनी शुरू हो जाती है। जैसे आजम खान का है, आजम खान का भी वही हत्र हुआ। ये बॉस बना फिरता था पूरे उत्तर प्रदेश का, मुलायम सिंह यादव की सरकार में, जिसकी भैंस खुल जाए तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाती थी, वो स्थिति थी। और वो व्यक्ति जब एक बार पकड़ा गया, जौहर यूनिवर्सिटी में, जिसके ऊपर 550 करोड़ रुपए के ये रिटर्न्स रिकवरी के नोटिस जारी किया है आईटी डिपार्टमेंट ने। ये जौहर यूनिवर्सिटी इसने बनाया ही है पूरी तरह से अवैध। इसने आसपास की जमीन जो हड़पी है उसके लिए सरकार से परमिशन नहीं लिया गया, और इसमें जो पैसे लगाए वो हवाला के जरिए लाए गए थे। पिछली बार जब ईडी की छापेमारी हुई थी तो ये पूरा कुंडी बंद करके घर के अंदर बैठा हुआ था। कैसे दीवार फांद के ईडी के अधिकारी गए थे इसके घर में, कि ये जो बक्सों में भर भर कर सारे सबूत रखे थे वो खोद खोद कर निकाला, तो पता चला कि कहां से कैसे कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अब वही मामले में इसको 550 करोड़ रुपया, अब 550 करोड़ रुपया इसके पास तो है नहीं वर्तमान स्थिति में, क्योंकि इसके आधी संपत्ति तो प्रॉपर्टी है जो सील हो चुकी है। और उसके बाद ये जौहर ट्रस्ट जो है उसका भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जौहर यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद इसके बगल में जो स्कूल थी उसको खत्म कर दिया गया, उसके बच्चे सड़क पर आ रहे थे तो इसके बाद सरकारी स्कूल में एडजस्ट किया गया। और वहां के लोगों ने जितने कंप्लेन किए कि हमें धमकी देकर हमारी जमीन हड़प ली गई, वो सारे कंप्लेन अपनी जगह चल रहे हैं। तो ये जो आजम खान इतने दिनों से ये पूरे उत्तर प्रदेश में बॉस बनते फिर रहा था, आज जेल के अंदर सड़ रहा है, और एक एक करके उसके ऊपर एक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है कि तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ जेल में रखकर छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें कंगाल किया जाएगा। जिस स्थिति से तुम शुरुआत किए थे उसी स्थिति तक पहुंचोगे। सपा नेताओं पर जिस तरीके से एक्शन की खबर सामने आती है उसके बाद अखिलेश यादव उठकर चले आते हैं, बार बार पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है अब उनकी चीखने चिल्लाने का कोई फायदा होने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव खुद फंसे हुए हैं।
सपा नेताओं के करप्शन के चार्जेस सिर्फ नहीं है, ये सपा के मुस्लिम नेता अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सामने आ रहा है, अखिलेश यादव भी धीरे धीरे उकसा रहे हैं, मजबूरी है उनकी कि उसके दबाव में आ रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर जो चार्जेस चल रहे हैं, ये लखनऊ में रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, फिर 2-3 दरोगा भर्ती एग्जाम के लिए, वो फ्रॉड के जो चार्जेस चल रहे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और करप्शन के चार्जेस ऐसे हैं जिसमें इतना जल्दी नेक्सस को तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे राहुल गांधी के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड के केस 2012 से 2025 हो गया, अभी तक कई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुके हैं, इन लोगों को नोटिस भी जारी की गई, समन भी जारी की गई, फिर बुलाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया। चाहे 750 करोड़ का प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई हो। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते पहुंचते समय लगा। पी चिदम्बरम के खिलाफ चल रहा है, उसके खिलाफ पहुंचते पहुंचते समय लगा। तो जैसे ये करप्शन के केसेस होते हैं तो उसमें इतने मिडिल मैन होते हैं, मीडियोकर होते हैं, कि जो मास्टरमाइंड होता है, जिसके इशारे पर किया गया है, जो नेता हैं, लीडर हैं, मुख्यमंत्री है, उन लोगों तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए अखिलेश यादव ज्यादा समय नहीं हुआ, ये 2017 से 2025 ही हुआ है। 7-8 साल में अभी तक कई इन्वेस्टिगेशन अपने उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से अखिलेश यादव को सीधे समन भेजा जा सकता है, बुलाया जा सकता है, पूछताछ होगी, हिरासत इसका भी लिया जाएगा। इसीलिए समस्या उनके लिए ये है कि अगर हमारे नेता अभी फंसते जा रहे हैं, एक के बाद एक हमारी पार्टी का आधार मुस्लिम आधार को छोड़ दें तो गैर मुस्लिम आधार, यानी कि हिंदुओं के अंदर जो हम जाति व्यवस्था में फूट डालकर 2-4 जातियों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे थे, वो भी खिसकते जा रहा है। और आधार खिसका और उधर से दूसरी तरफ से सरकार का अटैक हुआ, करप्शन में गए, तो फिर एक ही बार पार्टी धाराशायी हो जाएगी। अखिलेश यादव की समस्या यहीं से शुरू होती है और अगले 2-4 सालों में ये समस्या पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल हिंसा मामले में जिस तरह पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद कट्टरपंथियों में भी भगदड़ मची हुई है। सपा सांसद वर्ग तो बुरी तरह से फंस गए हैं, वहीं सलाखों के पीछे जाने के बाद भी आजम खान की परेशानी नहीं कम हो रही। ऐसे में अपने नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसता देख अखिलेश यादव भी छटपटा उठे हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।